इंटर जाते जाते किसी का जाते माइक जाते ओपन है? लगा के जाना। किसका माइक ओपन है? चलो। तो उसके बाद हम चेस्ट में जाते हैं, ब्रेथ कंट्रोल सेंटर ये कैसे वर्क करते हैं। और अगर इसको अंडरस्टैंड करोगे आप डे टू डे इश्यूज मैनेज करने लग जाओगे, मतलब कर सकते हो आप। इसको ऐसे मत लेके चलो कि इसको ऐसे मत करो कि ये इमीडिएट कुछ चेंज लेके आएगा, मगर आपको ये हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में। अगर इसको आप यूज करोगे तो आपको हेल्प करेगा। और वो तभी करेगा जब आप इसके पीछे की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर उसके पीछे की फिजियोलॉजी नहीं पता, तो आज हम उसकी बॉटम लाइन डिस्कस करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, जो माला पहनते हैं तो उसके बीच का थ्रेड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, वही जोड़ के रखता है। तो ऐसे ही हर चीज का हम कई बार वर्ड यूज करते हैं, अंडर करंट। राइट, अंडर करंट क्या है? अब इसके इसके नीचे की फिजियोलॉजी का कुछ अंडर करंट है जो उसका बेस है। अगर वो नहीं है, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो काम नहीं करेगी उसमें। तो उसको आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे हो रहा है। फिर चला गया यार, कहाँ चला गया? पीपीटी दिख रही है? यस सर। देखो, वो ब्रेथ कंट्रोल सेंटर्स को कैसे कहते हैं डायफ्राम इज द मेन रेगुलेटरी फॉर द ब्रेथ। ये तो आप सबको मालूम ही है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि जब भी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होएगी तो एक स्पैज्म क्रिएट होता है हमारे यहाँ लोअर चेस्ट के नीचे बिल्कुल। तो डायफ्राम वहां पर कंस्ट्रिक्ट करेगा, जो एकदम से आपको पुश करेगा ब्रीदिंग के लिए। तो सो वेन एवर फियर और अनसर्टेनिटी अराइज, जब भी फियर आएगा या अनसर्टेनिटी अराइज होएगी, सपोज आप अच्छे से ब्रेथ होल्ड कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप होल्ड करते हो, मगर सडनली क्या हुआ कि ये सब कुछ पानी के अंदर हुआ। देन वो जो फॉर एग्जांपल अगर आप 40 सेकंड्स के लिए ब्रेथ होल्ड कर पा रहे थे, आप 10 सेकंड के लिए भी वहां पर ब्रेथ नहीं होल्ड कर पाओगे। कारण है एंजाइटी, कारण है पैनिक। राइट। सो वेन एवर यू फील फियर और अनसर्टेनिटी कभी भी अराइज होएगी, जैसे आपने एक दो दिन में फील किया होगा, ब्रेथ चेंज हो जाएगी तब। सो ब्रीदिंग मेन पार्ट है इस चीज को लेके चलो, ब्रेथ जो है वो चेंज हो जाएगी, इनहेलेशन शॉर्टन हो जाएगी। ये हमेशा देखना कि सांस का जो तादात्म्य है, जो कनेक्शन है पेट से, वो टूट जाएगा। ये बेसिक रूल है उसका, अनहेल्दी होने का या इनके स्ट्रेस में होने का। कि जब भी जो अबडमन अगर आपका ब्रीदिंग के साथ मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आप स्ट्रेस में हो। इसीलिए जब हम सोते हैं, आप कभी भी देख लेना, अगर आपकी फॉर एग्जांपल हॉस्टल में देखना फ्रेंड सो रही है, तो जो ब्रीदिंग हो रही होगी वो डीप हो रही है टिल अबडमन। तो अबडोमेन हिल रहा होगा ब्रीदिंग के साथ, तभी नींद आ सकती है, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो इनहेलेशन शॉर्ट हो जाएगी। तो एक्सहेलेशन कैसे इंपॉर्टेंट आगे जाके हम करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस भी क्या है। तो एक्सहेलेशन बिकम इनकम्प्लीट, वो सांस ऊपर ऊपर ही रहेगी। और इसीलिए जैसे जैसे लाइफ जाती है, अगर आप देखो, अगर आपने किसी की डेथ एक्सपीरियंस की हो, तो सबसे पहले जो जो सामने चेंजेस आते हैं वो ब्रेथ है, जो स्लोली स्लोली ऊपर जाती जाती सिर्फ गले में होने लग जाती है, फिर जो ब्रेथ होती है। ब्रेथ may pause or feel stuck. So if fear is temporary, breathing resets. अगर fear temporary है तो जो breath है वो दोबारा से reset हो जाएगी। मगर if fear is chronic or suppressed, breath is never fully settled. तो उस कंडीशन में जो पर्सन इन्वॉल्व है, उसकी ये कॉमन इशू रहेगा, जो ब्रीदिंग है वो शॉर्ट ब्रीदिंग रहेगी, ही वाज ब्रीदिंग थ्रू दिस। सो हियर बॉडी समटाइम्स स्ट्रक विद द टू रिएक्शन एट द सेम टाइम। क्या है, अपर बॉडी इज रेडी फॉर फ्लाइट, जो उसकी अपर बॉडी है वो फ्लाइट के लिए रेडी है, फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी है। बट लेग्स डोंट रन, पर जो टांगे हैं, जो लेग्स हैं, वो रन नहीं कर रही है। आइदर देयर इज नो वे आउट। फॉर एग्जाम्पल, आप लड़ना चाहते हो, मगर क्या है कि अब वहां से जहां तो भागने का रास्ता नहीं है, राइट। जहां फॉर एग्जाम्पल जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, सोसाइटी वो अलाउ नहीं करती है, और कोई और रीजन भी हो सकते हैं, राइट। सो आप रिलेट करो इसको, जो पीछे सिचुएशन हुई है ना। देन कॉजेज द स्टेट ऑफ सस्पेंडेड रेडीनेस।
तो वहां पर स्टेट क्या डेवलप होती है? ऑफ सस्पेंडेड रेडीनेस। रेडीनेस भी है और आप उसको कर भी नहीं पा रहे, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सो दिस सस्पेंडेड जो रेडीनेस है वो क्या कॉज करती है? शेलो ब्रीदिंग। तो शेलो ब्रीदिंग इसको पक्का ही रख लो अपने पास, अगर आपके पास कोई पेशेंट भी है और अगर आप भी हो, अगर ब्रीदिंग शेलो आ रही है इसका मतलब देयर इज ए क्लियर साइन कि आप एंशियस हो उस कंडीशन में। चेस्ट टाइटनेस, राइट, रैपिड अपर बैक, जो बैक में कांस्टेंट विजिलेंस, ये क्या होती है? कांस्टेंट विजिलेंस। जब भी एक्यूट सिचुएशन आती है तो क्या होता है? हम विजिलेंट हो जाते हैं, क्या हो रहा है आसपास, हम उसका ध्यान रखते हैं। तो उस सिचुएशन में ये क्या रहेगा? सो दिस इज नॉट पैनिक बट रेडीनेस, एंड देयर इज एंड इज देयर बट नो एक्सप्रेशन। ये रेडीनेस के साइंस हैं सारे के सारे, पैनिक नहीं है। अब इसको ये लेके चलो, ये कॉमन फिजियोलॉजिकल बॉडी के रिएक्शन है सस्पेंडेड रेडीनेस। अगर फॉर एग्जांपल हम करना था कर नहीं पा रहे तो ये सारे के सारे साइन आ जाएंगे। तो इसको हम ये नहीं लो कि ये पैनिक अटैक हो गया उस पर्सन को, ऐसा नहीं है। और समटाइम आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल पीछे मेरे को किसी ने बोला जैसे कि अगर कोई गुस्सा आता है, जहाँ सिचुएशन आती है तो लेग्स ट्रेम्बल करने लग जाती हैं और वो जोर जोर से कांपने लग जाती है, जहाँ हाथ ट्रेम्बल करने लग जाते हैं उस सिचुएशन में, राइट, ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में भी? वहां भी यही सब कुछ होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट जो डायफ्राम का एरिया की अनदर इंपॉर्टेंस है वो है कि ये एरिया, अब देखो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जब हम पेल्विक एरिया करेंगे देन वी विल डिस्कस कि पेल्विक एरिया में क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक सर्वाइवल सारा पेल्विक एरिया में, हमारा मूलाधार चक्र वहां पर है, नर्वस सिस्टम है, मल्टीपल ऑर्गन्स है वहां पर, बेसिक इंस्टिंक्ट्स वहां पर है सारी की सारी, राइट। तो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस आ जाती है और ऐसा ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर है जब फॉर एग्जांपल डायफ्राम के लेवल पर है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें एक साथ चल रही हैं। देखो क्या क्या चल रही है। तो कहते हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज द चेस्ट एंड द डायफ्राम एरिया इज वेयर, ये ऐसा एरिया है जहां पर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि यहां से ऊपर ऊपर वाली बॉडी ऑलमोस्ट रेडी रहती है, अलर्ट रहती है। ये वाली बॉडी हमेशा अलर्ट रहती है। आप जैसे मैंने कहा था कि अब गिरने लगेंगे हम, अपने आप ही हमारा सिस्टम है कि हम कोशिश करेंगे कि सिर को चोट ना लगे, राइट। तो ये हमारा जो फेज है ये रेडीनेस फेज में रहता है। तो चेस्ट एंड डायफ्राम इज एरिया जहां पर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, जिसे अलर्टनेस एंड स्ट्रेस कहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक कामिंग, जिसे वेगल टोन कहते हैं, ये दोनों यहां पर मिलती हैं। तो कहते हैं देयर इज ए कॉन्स्टेंटली डांस ऑन ट्यून ऑफ लाइफ, जैसे वेव्स हैं सेफ्टी की और स्ट्रेस की, यहां पर हमेशा चलता रहता है। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं, क्या इसमें भी कोई फर्क है? एनीवन? सर ब्रीद इन एक्टिव होता है और ब्रीद आउट पैसिव होता है। ऐसे होता है बिल्कुल। मैंने आपको बताया था, एक बार आप चाहे खुद गूगल करके देखना, जितने भी स्नाइपर्स हैं, पता है ना आपको स्नाइपर क्या होते हैं? यस सर। तुझे तो पता होगा, बाकी? नो नो सर। सर। हाँ देखा ना, ये इंटरेस्ट नहीं है, गर्ल्स का इंटरेस्ट नहीं है। स्नाइपर्स बेसिकली दे आर द आर्मी पर्सन, ट्रेन्ड असैसिन्स, जिनका काम है मारना, एलिमिनेट करना, और एलिमिनेट करना थ्रू ए डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे दूर का शॉट है मेरे ख्याल 4.5 किलोमीटर का शॉट है, मतलब 4.5 किलोमीटर दूर से गोली मारी उसने उस बंदे को, और इतनी दूर से बिल्कुल एग्जैक्ट लगनी चाहिए, और इतनी दूर से वहां पर वो अर्थ की रोटेशन को भी कैलकुलेट करते हैं, एयर स्पीड को भी कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटी को भी कैलकुलेट करते हैं, हर चीज को कैलकुलेट करके वो वहां पर शॉट लेंगे। अगर उनका जो गन है, फॉर एग्जांपल जो प्रेशर है जहां पर उन्होंने करना है, थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर दिया जाता है जहां गन में ट्रेमर आता है, तो उतने से ही वो शॉट मिस कर जाएगा थ्रू इंचेस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वहां पर उनको जो ट्रेंड किया जाता है उसके लिए, इतना तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेडिटेशन वाले हैं उनको भी नहीं ट्रेंड किया जाता होगा, कि दे सिट इन वन प्लेस फॉर आवर्स टुगेदर, आवर्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल
48 72 घंटे एक ही जगह बिना हिले वो उसी स्पेस पे बैठे रहते हैं विद अपनी ब्रेथ और मेटाबॉलिज्म को डाउन करके। और जब उन्होंने शॉट लेना होता है, उन शॉट का प्रोसीजर क्या है कि शॉट हमेशा ड्यूरिंग आफ्टर एक्सपिरेशन लेना है। कभी भी इंस्पिरेशन के साथ शॉट नहीं लेते वो, क्योंकि वो कहते हैं कि इंस्पिरेशन के साथ जो बॉडी है वो एक्टिव फेज में होती है, तब मैक्सिमम ट्रेमर्स होंगे। पर जब एक्सपायर करते हैं तो तब पैरासिम्पथेटिक एक्टिव होता है, जब इंस्पायर करते हैं तो सिंपथेटिक एक्टिव होता है। तो दे वांट द शॉट टू बी टेकन व्हेन देयर इज अ पैरासिम्पथेटिक फेज इन द बॉडी, जहां पर स्टिलनेस होएगी, पॉज होएगा। जैसे आप एक बार फील करके देखो, आप जैसे ही ब्रेथ को एक्सेल करोगे, बीच में जो एक सस्पेंशन आती है, उस सस्पेंशन में शॉट लेते हैं वो, कभी भी पहले नहीं लेते, क्योंकि उस समय बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई एंग्जाइटी नहीं होती, हार्ट रेट उनका फॉल कर गया होता है। हार्ट रेट उनका उस समय कोई 55-60 के बीच में होता है। तो कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट शॉट जो बिल्कुल टिकाने पे जाके लगेगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ की हमेशा, वो इसीलिए मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूसली डांस। यहाँ पर एक कंटिन्यूस डांस चल रहा है बिटवीन द sympathetic and parasympathetic system, यहाँ पर कंटिन्यूस चल रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए सबसे पहली चेंज यहाँ पर आ जाती है, जैसे ही चीजें चेंज होती हैं बाहर, पे सबसे पहले जो चेंज आएगी वो ब्रेथ में चेंज आ जाएगी सबसे पहले। तो यहाँ पर कहते हैं रिलैक्सेशन इज नॉट सेफ व्हेन सेफ्टी इज फेल्ट। जब भी सेफ फील करेगा कोई पर्सन, द वेगल टोन डोमिनेट कर जाएगी, जो ब्रेथ है वो डीपन हो जाएगी, जो चेस्ट है वो सॉफ्टन हो जाएगी जब भी, राइट। तो जब भी वो रिलैक्स फील करेगा तो ये चीजें अपने आप आ जाएंगी, दैट इज डेप्थ डीप हो जाएगी, चेस्ट सॉफ्टन हो जाएगी। और जैसे ही व्हेन सेफ्टी इज अनसर्टन, भाई लगेगा कि यार सेफ्टी सर्टन नहीं है, तो उस कंडीशन में सिंपैथेटिक टोन डोमिनेट करेगी, ब्रेथ हाई चले जाएगी, बॉडी नेवर फुली रेस्ट, राइट। बट कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस जो होता है, इट टीचेस दिस रीजन दैट जो रिलैक्सेशन है वो नहीं की जा सकती अगर जब कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस होएगा तो। एक मिनट बच्चों, इसकी क्लिनिकल साइंस क्या है? ब्रेथलेसनेस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एक चीज बार बार नहीं आ रही है, ब्रेथलेसनेस नॉट ड्यू टू लंग डिजीज, राइट, palpitation not due to cardiac reasons, headache not related to any reasons, anxiety not related to any, for example जैसे हम rubric पढ़ते हैं anxiety causeless, उस सिचुएशन में यहाँ पर देखो वो ये नॉट ड्यू टू द लंग डिजीज, वर्स ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स विद डिस्ट्रैक्शन, ये एंग्जाइटी का साइन है। सो फियर रिस्पॉन्स लॉक्ड इन ब्रीदिंग पैटर्न, सो उसका ब्रीदिंग पैटर्न ही ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर अदर साइंस पेल्पिटेशन, जहां पर कि हार्ट फील रेसिंग और स्किपिंग, राइट, जैसे पेशेंट कहेगा मैं सारा कुछ करता हूँ मेरी पर हार्ट बीट स्किप कर रही है, राइट, पर ईसीजी नॉर्मल है, वो कितनी बार ईसीजी करा के आएंगे पर ईसीजी नॉर्मल होगी। एंग्जाइटी विदाउट क्लियर कॉज, कोई क्लियर कॉज नहीं है फिर भी एंग्जाइटी है, नथिंग इज रॉन्ग बट आई फील एंशियस, रुब्रिक भी है ऐसे, डोंट नो वाई करके सर्च करके देखना मिलेंगे। द बॉडी इज विजिलेंट बट द माइंड इज ट्राइंग टू फाइंड द रीजन। बॉडी एक्टिव हो गई है, बॉडी बता रही है कि देयर इज समथिंग, पर दिमाग उसको पिक नहीं कर पा रहा है कि क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है। सो बॉडी स्टेट कम फर्स्ट, थॉट्स कम लेटर, इसमें फिर ऐसे हो जाएगा। तो पहला साइन वहां आएगा। अनदर वहां पर जो इंपॉर्टेंट आता है गट का, जो हम कितनी बार कर चुके हैं कि गट का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, राइट, क्योंकि हमने गट क्या किया था, गट में क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट केमिकल था, कौन सा केमिकल था गट का, गट क्या सिक्रीट करता है, यस, सेरोटोनिन, राइट। तो इसलिए जो गट का कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, इसीलिए आईबीएस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी यहाँ आ जाती। सो डायफ्राम एंड वेगस नर्व वर्क टुगेदर टू रेगुलेट calm and rhythmic breathing. The vagus nerve is the main calming जो नर्व है फॉर द गट, कंट्रोलिंग द मूवमेंट एंड डाइजेशन। तो गट की जो मूवमेंट को कंट्रोल करना है वो इसने कंट्रोल करना है, तो मूवमेंट ऑल्टर हो जाएंगी।
सो रिड्यूस्ड वेगल टोन मीन्स गट लूजेज इट्स रिदम, जो उसकी रिदम है वो लॉस्ट हो जाएगी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है, इसको मैं पहले ऐसे देखता नहीं था कभी, हम सभी कई बार उसी चीज में चले जाते हैं। अरे फिर चला गया यार ये। अब मैं इसको जरूर देखने की कोशिश करता हूँ कि पीछे फिजियोलॉजी क्या चल रही है, अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये इश्यूज आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या चल रहा है। सो लॉस ऑफ रिदम मीन्स स्लो और इरेगुलर जो गट है वो हो जाएगी, इसलिए क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी पेशेंट को। अगर ओवर रिएक्टिव हो जाएगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन ब्रिंग गट सेंसिटिविटी, राइट। तो हम रूब्रिक पढ़ते हैं ना, स्लाइटेस्ट इंडिस्क्रिशन इन द डाइट, वो एग्रेवेट करनी शुरू कर देगी। अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट लीड टू आइदर कॉन्स्टिपेशन और लूज स्टूल्स, दोनों चीजें आएंगी, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी लूज स्टूल, एंड दैट इज व्हाई द पीपल से एंजाइटी फेल्ट इन स्टमक, राइट। फॉर एग्जांपल एंजाइटी इन स्टमक, एक्साइटमेंट इमोशन एग्रोवेट। देखो कल्केरिया डिजिटालिस कालिका मेजेरियम फॉस्फोरस सोल, ये सारी की सारी रेमेडीज उसमें फॉल करती हैं। सो कॉमन मिस्टेक वी कैन डू इन दिस कंडीशन, सबसे जो कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं व्हेन पीपल फील एंशियस और ब्रेथलेस, दे ऑफन ट्राई टू टेक बिगर डीपर ब्रेथ्स। नॉर्मली ऐसे ही होता है, सोच के देखो, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग की हो रही है, तो आप क्या करें, आप ऐसे करने की कोशिश करोगे वहां पर, राइट। इनहेल मोर डीपली, राइट, कंट्रोल ब्रीदिंग कॉन्शियसली। यहीं पर वो थ्रेड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एक्चुअली इंक्रीज द एफर्ट, ये एफर्ट को और इंक्रीज कर देगा। कीप द चेस्ट एक्टिव, मेंटेन अलर्टनेस एंड डज नॉट टेल द बॉडी दैट डेंजर इज ओवर। ये उल्टा उसका जो सिंपथेटिक टोन है उसको और पुश करेगा। थिंक ऑफ ए चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा जो डर गया है, राइट, जो डर गया है, क्या आपका उसको ये कहना आराम देगा कि कोई नहीं डरीदा नहीं होता, कि इफ यू जस्ट हग हिम और वो शांत हो जाएगा, कौन सी चीज काम करेगी। अगर हक करेंगे तो उसको आराम मिलेगा। आराम मिलेगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब तक उसको रीसेट नहीं करेंगे, जब तक उसको सेफ फील नहीं होगा, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आप उस कंडीशन में वो और डीप ब्रेथ ले रहा है, और ज्यादा कोशिश कर रहा है, वो इंक्रीज होता जाएगा, और हो सकता है वो पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में चला जाए और आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े, क्योंकि अब ऑक्सीजन सेचुरेशन इतनी हो गई है कि डिफ्यूजन नहीं हो पा रही, राइट। सो इसीलिए कभी भी ऐसी कंडीशन में पेशेंट को वहां पर बहुत जरूरी है कि उसको काम डाउन करना। सो द नर्वस सिस्टम स्टे विजिलेंट, और काम डाउन करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। देखो मैं इसको पढ़ते हुए मुझे एक रिफ्लेक्स मिला जिसको बोलते हैं डाइव रिफ्लेक्स। आप एक बार सर्च करना, मेरा ख्याल तो यही नाम था, डाइव डाइव रिफ्लेक्स होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप एंजाइटी में हो, तो नेचुरली अगर आप ठंडा पानी से मुंह धो लो तो क्या होता है, ठंडे पानी से नहाने के बाद क्या होता है, सोच के देखो। एनीवन। सर पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से हाथ पैर ठंडे होते हैं। राइट, फील अवेक। और अरे बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, हम इसको रेगुलर यूज करते हैं। जब भी कोई एंग्शियस होता है हम कोशिश क्या करते हैं, ठंडा पानी पी ले, ठंडा पानी पी। कोल्ड क्या करता है, तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स हो जाती, क्यों हो जाती, हार्ट रेट कभी नॉर्मल सोच हो के देखना। जाता हार्ट रेट नॉर्मल, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कामनेस आ जाएगी, यस। क्यों आती है, उसके पीछे जाना शुरू करो। अब जब भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो, ऐसे करना है, शॉवर लेना ठंडे पानी का, या फॉर एग्जांपल एंग्शियस हो, मुंह धोना ठंडे पानी से एक बार, या ठंडे पानी के सिप लेना। ए मूवमेंट यू टेक ए सिप ऑफ कोल्ड वाटर, वेगल टोन स्टिमुलेट होती है, ठंडा वेगल टोन को स्टिमुलेट करता है, तो अपने आप ही कामनेस आएगी, चाहे वो शॉर्ट लिव्ड होएगी, मगर वो उस फेस को जो एकदम से पीक ऊपर आई हुई है उसको नीचे ले आएगी।
तो इसलिए जब ठंडे पानी में नहाते हैं हम, तो जो वेगल टोन शिफ्ट हो जाती है, जो सिंपथेटिक से पैरासिम्पथेटिक में बॉडी चले जाती है, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तो इसीलिए अब मैं अपने जो पेशेंट्स होते हैं, जो एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, एंग्जाइटी नोरोसिस के हैं, जब वो पैनिक में जाते हैं, मैं उनको हमेशा ये चीज गाइड करता हूँ कि ये चीजें की जा सकती हैं। और इसी को डाइव रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, इसी चीज को। तो डाइव रिफ्लेक्स क्या है कि जब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन डाइव करता है पानी में, तो उसका हार्ट रेट फॉर एग्जांपल अगर 75 टू 76 चल रहा है, सडनली वो 50-55 पर आ जाएगा, और वहां पर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंग्जाइटी है एक स्विमर को, जैसे ही वो डाइव करेगा तो उसका हार्ट रेट स्टेबल हो जाता है, पैरासिम्पथेटिक किक ऑन हो जाता है। और उसको वैसे भी किया जा सकता है जस्ट बाय वॉशिंग फेस विद द कोल्ड वाटर। आप करके देखना, वो आराम देगा, सडनली आराम मिलेगा आपको। हार्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट है जिसका हार्ट रेस कर रहा है, तो उस सिचुएशन में इसको आप यूज करके देखना अपने पेशेंट में। सपोज अगर दवा नहीं है, राइट, मेडिसिन आपके पास, उसके पास कुछ नहीं है, तो आपको वैसे भी तो पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। सो इंस्टेड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो कंडीशन हमने डिस्कस की है कि ये चीजें ना करके क्या कर सकते हैं, लेट द एक्सेल साइकिल कंप्लीट इटसेल्फ फुली, नॉट फोर्सिंग द इनहेल। ये जो फोर्स वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट होल्डिंग द ब्रेथ, क्योंकि होल्डिंग से आप स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। आपने अपने नर्वस सिस्टम को क्या देना है, फील ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज सेफ, नो स्ट्रेस, कुछ नहीं है, थ्रेट नहीं है। आपने उसको वो देना है। वो आपके वर्ड्स नहीं सुनेगा, आपकी बॉडी को देखेगा, बाकी चीजों को देखेगा। अलाउइंग ए स्मॉल नेचुरल पॉज आफ्टर एक्सलेशन। सो एक्सलेशन डीप, नॉट ए फोर्सिंग इनहेल। ऐसे करने की कोशिश नहीं करनी है उस समय। So physiologically tell the body the action is over and now it is safe to settle. So क्या वर्ड यूज किया, देखो मैंने यहाँ पर, ये मैं मेंटली नहीं कह रहा हूँ, मेंटली समझाने वाली बात यहाँ पर काम नहीं करेगी। फिजियोलॉजी की टेल द बॉडी काम डाउन, स्लो डाउन योर सेल्फ, टेक ए डीप ब्रेथ। वहां पर स्लो कर लो, हॉल्ट कर लो, टेक ए ब्रीथ, ठंडा पानी, मुंह धो लो ठंडे पानी से, कुछ भी करो। पर वो जो ब्रेथ है उसको प्रॉपर एक्सहेल इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि एक्सहेलेशन क्या लेके आएगी, पैरासिम्पथेटिक। आपने बॉडी को कहाँ लेके जाना है, सिंपथेटिक से पैरासिम्पथेटिक। सो जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सेलरेशन। और कब है, देखो पॉज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्नाइपर वाला। चाहे आप गूगल करके देखना, कि कोई भी देख लेना स्नाइपर की कोई भी टॉक्स, और उनकी जो पॉडकास्ट होते हैं कि वो शॉट कब लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो शॉट लेते हैं डीप एक्सेलरेशन के बाद, जो पॉज आता है उसमें वो शॉट लेंगे, क्योंकि तभी वो पैरासिम्पथेटिक में शिफ्ट होगी। तो अपने बॉडी को यहाँ सेफ फील कराना है। वाई दिस, बिकॉज स्लो ब्रीदिंग, स्लोनेस रिड्यूसेस द सिंपैथेटिक ड्राइव एंड एफर्ट। जो स्लोनेस है उसको रिड्यूस कर देगी सिंपैथेटिक ड्राइव को। एक्सटेंडेड एक्सेलरेशन वो क्या करेगी, एक्सेलेशन एक्टिवेट्स द वेगल कामिंग सिग्नल। अपने आप को एक क्वेश्चन करके देखो, जब फॉर एग्जांपल आपको रिलीफ लेना होता है, आप कैसे करते हो रिलीफ, ऐसे रिलीफ लेते हो कि कब लेते हो, ऐसा ऐसे ऐसे करते हुए देखा किसी को, वाह, देखा है कभी किसी को। हम कैसे करते हैं स्पॉन्टेनियसली, बॉडी नो इट, बॉडी को पता है, आपको पता है नहीं पता, बॉडी जानती है इसके बारे में, राइट, एक्सहेल करके बिल्कुल, राइट। सो बॉडी को मालूम है क्या करना है, उसको फिजियोलॉजी पता है, हम ही हैं बीच में जो उसको इंटरफेयर करते हैं। तो बॉडी उसको, थैंक गॉड, वो डीप एक्सहेल लेगी, वेगल टोन में आ जाएगी, वो अपने नर्वस सिस्टम को क्या कहना चाहती है, एवरीथिंग इज फाइन, अब ठीक है, सब कुछ टेंशन नहीं है, काम हो गया, राइट। So gentle chest movement, soft movement tells the body that it can move without urgency. तो फास्ट मूवमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं अपने आप पे भी देख रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल। देन रेस्ट आफ्टर मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, देखो मैंने कितनी बार देखा, ये मैंने अपने आप में भी देखा है, कि सपोज आपने जिमिंग की, या आपने कोई एक्टिविटी की, आपने कोई ब्रेथ एक्सरसाइजेस की, आपने कुछ भी की, जैसे ही वो खत्म हुई आप उठ के बैठ के चलो 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 लेट हो गए, कोई फायदा नहीं, इट विल नॉट वर्क। उसके बाद फेस चाहिए रेस्ट की, 5 मिनट हो चाहे, सब शांत हो, रेस्ट हो,
तभी बॉडी को वो मैसेज आएगा कि अब नहीं तो जैसे ही आप दोबारा से काम में आए, बॉडी ने उसको कैसे लिया है, सिंपल एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन, उसके बाद वो फिर दोबारा से उसने सिंपैथेटिक ड्राइव को एक्टिव कर दिया एज ए डिफेंस। वो चीज अंदर नहीं जाएगी। यू शुड रेस्ट आफ्टर दैट, राइट। जिमिंग में भी इसलिए क्या बोलते हैं कि बॉडी कब बनती है, ड्यूरिंग रेस्ट। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो वो चीजें रिवर्ट वो डेवलप नहीं होंगी। सो यहाँ रेस्ट आफ्टर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट अलाउ द नर्वस सिस्टम टू रजिस्टर द कंप्लीशन, कि हाँ बात खत्म हो गई है। तो वहां पर ये रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को हम आगे भी करेंगे, इसको याद रखना इस बात को कि वाई रेस्ट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो कि यहाँ हमें प्रयास नहीं करना है। प्रयास इज द प्रॉब्लम, एफर्ट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि एफर्ट क्या है, एफर्ट डेलिबरेट है, राइट। और वो किससे आएगी, एक्टिविटी से आएगी। और वो क्या क्रिएट करेगी, ये स्ट्रेस क्रिएट करेगी। बल्कि एक दृष्टा की तरह पीछे हट जाना है और केवल ये देखना है कि हमारी सांस कैसे अपनी खोई हुई लय को स्वयं वापस ला सकती है अपने आप। हम वेट करेंगे उसके कि बॉडी का जो रिदम है वो अपने आप रिदम उसकी वापस ले। तो यदि हम इसे होने दें तो सांस अपने भीतर संचित सभी रुकावटों को अपने आप बहा देगी, अपने आप, और अपनी संभाविक लय को पुनः प्राप्त कर लेगी। वो दोबारा से पुनः उसको प्राप्त कर लेगी अगर हम उसको होने दें। लेट इट बी। इसको हम वर्ड क्या यूज करते हैं, लेट इट गो जिसे बोलते हैं। बोलते हैं ना कई बार कि जब एक्सहेल करो और इनहेल करो तो साथ में अपनी बॉडी को मैसेज दो, राइट। वो वाली सिचुएशन कि उसको खुद होने दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट, डोमन एंड सोलर प्लेक्सिस, ये आपको मालूम ही है, इसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। सोलर प्लेक्सिस तो मेन इंपॉर्टेंट है, राइट। Abdomen contains the entire nervous system, work independently of conscious thought। और कितनी बार हम पेशेंट बोलते हैं ना कि बोलते हैं ना, इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, यार ठंडा ठंडा पानी पी, नींद काटा होगी। इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ? हाँ जी सर। ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਦੋਂ ਪੈਂਦੇ? तभी होते हैं ना जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। जब वाइवा से पहले। हाँ, वाइवा से पहले, बिल्कुल सही पकड़े हो, वाइवा से पहले। क्यों होते हैं? क्योंकि जो जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, इट प्रोड्यूस सेरोटोनिन जो रिलैक्स करती है ओवरऑल सिस्टम को, राइट। और ये सारा का सारा सेल सिस्टम फिर उसी पे चल रहा है। इट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द कॉन्शियस थॉट। ये याद रखो इस चीज को। कम्युनिकेट कंटिन्यूसली विद द ब्रेन। इट रेगुलेट्स डाइजेशन, मोटेलिटी, सिक्रीशन एंड गट सेंसिटिविटी। ये सारी चीजें शुक्र है भगवान ने अपने आप के अपने सिस्टम पे बनाई हैं, ऑटोमेटिक चल रही हैं। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर हमारा हाथ होता तो हम पागल पुल कर देते, जहां पागल हो जाते हैं। हम भूल जाना था, हमें कभी डाइजेशन भूल जानी थी, हमें कभी कुछ भूल जाना था। तो ये चीजें, कुछ चीजें लाइफ की ऑटोमेटिक हैं, उसको ऑटोमेटिक रहने देना चाहिए, राइट। इसका एक मेरी छोटी सी स्टोरी थी जो मैं पेशेंट्स को भी सुनाता हूँ, आप भी सुन लो। सो आपको पेशेंट को समझाने के लिए बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक बार एक मिलीपीड था। मिलीपीड, मिलीपीड पता है? नो सर। एक तरह का इंसेक्ट होता है शायद। अब ऐसे करो, क्या होता है जो कितने सारे पैरों वाला होता है? मिलीपीड और सेंटीपीड ही होते हैं, दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं ना। तुम ये लेके चलो, जैसे वो कान खजूर नहीं होती, कितने सारे पैर होते हैं, ऐसे 100 पैर थे, राइट। वो चारा आराम से जा रहा था कहीं पर। उसे मेरे जैसा कोई समझदार मिल गया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे उसको कोई बंदा मिल गया जो वहां पर टीचिंग करा रहा था। तो उसने उसको जाते हुए पूछा, कहता कि वो यार, तू एक बात बता कि मैं तेरे को रोज देखता हूँ और मैं हैरान हो जाता हूँ, तुझे कैसे पता चलता है कि तूने पहला पैर उठाना है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके 100 तक जाना है? कमाल है यार। वो कहता है यार, मैंने तो कभी सोचा नहीं। कहते हैं यार नहीं, ये तो कमाल की बात है, ये तो मैं तो, मेरे तो 4 पैर है, मेरे से 4 में कई बार उलझ जाता हूँ।
वो कहते हैं वो मिलीपीड जो सेंट्रीपीड जो था ना उसके बाद कभी चल नहीं सका, क्योंकि वो जैसे ही चला तो उसके पैर उलझ गए एक दूसरे में, क्योंकि नाव सारा उसका जो उसका कॉन्शियस थॉट आ गया कि पहला पैर कब उठाना है, जो उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। राइट। कुछ चीजें ऑटोमेटिक हैं, ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइन है, ऐसे ही सारा कुछ है। ये जैसे ही ऑल्टर, ये ऑटोमेटिक चलती रहती है, पर जैसे ही ऑल्टरेशन आती हैं स्ट्रेस के कारण, बाकी चीजों के कारण, इसमें फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें बताती हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। सो ये ब्रेन के साथ अटैच नहीं है, हमें ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि जब हम कहें ब्रेन का मतलब ये नहीं है ब्रेन के साथ ही सब कुछ चल रहा है, मगर कौन सा ब्रेन, कौन से ब्रेन के साथ अटैच नहीं है? थिंकिंग ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन। राइट, यहां पर इसकी करेक्शन है कि थिंकिंग ब्रेन के साथ अटैच नहीं है। तो सोलर प्लेक्स रीजन जहां पर हमेशा हम फील करते हैं गट फीलिंग, बटरफ्लाई, सिंकिंग सेंसेशन, टाइट नॉट, जैसे हमने नक्सवामिका में भी पढ़ा था। राइट। सो देयर इज नथिंग बट द न्यूरोविसरल रिस्पॉन्स, ये न्यूरोविसरल रिस्पॉन्स है। सो रिएक्शन टू आई कांट डू एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दिस रीजन, व्हेन द बॉडी परसीव थ्रेट, लॉस और इनजस्टिस और नाइदर फाइट और फ्लाइट इज पॉसिबल, ये सिस्टम जो है वो सप्रेशन मोड में चला जाएगा। इसके फिर सिम्टम्स वही हैं, तो हम इसको छोड़ के चलते हैं। स्लो डाइजेशन हो जाएगी, ऑल्टरिंग सिक्रीशन हो जाएगी, गट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। राइट। प्रोसेस वही है कि जो करना चाहते थे इमोशंस वो नहीं निकला, तो इसको हम बाईपास करते हैं। क्लिनिकल सिम्टम वही एसिडिटी, आईबीएस, ब्लोटेड फीलिंग, नोजिया, इसको हम क्रॉस करते हैं। अगर ठीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेंटल ब्रीदिंग हो जाएगी, एब्डोमिनल अवेयरनेस, इसको हमने डिस्कस करना है बाद में। चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये हमारा कोर सर्वाइवल जोन है। सबसे ज्यादा ऑर्गन्स यहां पर पड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम यहां पर पड़ा हुआ है, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन जहां पर हमारे जो लिम्स वगैरह सब अटैच हो रहे हैं। तो ये मेन एरिया है यहां पर। राइट। दिस इज द कोर एरिया, जिसे बोलते हैं कोर सर्वाइवल जोन, सो इसलिए बोला है इसको। तो कहते हैं द पेल्विस इज द सेंटर ऑफ द सर्वाइवल फिजियोलॉजी, ये सेंटर है उसका बायोलॉजिकली। दिस रीजन प्रिपेयर द बॉडी टू रन। एक मिनट, हाँ कोई नहीं, मैं करता हूं। So biologically, this reason prepare the body to run, freeze, submit और reproduce. इस सब चीजों के लिए ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। इट एंकर्स द लेग फॉर एस्केप, इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स, ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, रेगुलेट एलिमिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये उसको करता है। सो वेन एवर फियर अराइजेस, जब भी फियर अराइज होएगा, द पेल्विस इज, यहां पर ये बात इसको अपने अंदर बसा लो कि जब भी फॉर एग्जाम्पल फियर राइज होएगा, पेल्विक सबसे पहले एक्टिवेट होता है और सबसे लास्ट में रिलैक्स होता है। इसकी रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगी, ये सिंपल चीज से नहीं रिलैक्स होएगा। राइट। सो इफ सर्वाइवल रिस्पॉन्स रिमेन इनकम्प्लीट, दे सेटल डीप इनटू द पेल्विस। आगे जाके हम इसमें करते हैं क्यों, पर अभी के लिए ये लाइन को याद रखना कि द पेल्विस इज एक्टिवेटेड फर्स्ट एंड रिलीज्ड इन द लास्ट, ये लास्ट में होता है रिलीज। सो यहां पर क्या क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्सुअलिटी, फियर एंड पावर यहां कन्वर्ज करती है यहां पर। राइट। सो दिस इज द ओनली रीजन जहां पर फियर एंड सेफ्टी, राइट, जिसको सेफ्टी भी कह सकते हैं, अगर फियर नहीं होएगा तो वो सेफ फील करेगा। सेक्सुअलिटी जो कि लाइफ फोर्स है, कंट्रोल जो कि दो तरीके से हो सकता है, आइदर होल्डिंग और रिलीजिंग, दोनों चीजें हो सकती हैं। दिस मीट इन द सेम अनॉटमिकल स्पेस, ये सारा कुछ सारा एक ही जगह पर रिलेट होता है। दैट इज वाई फियर कैन सप्रेस सेक्सुअलिटी और सेक्सुअलिटी कैन ट्रिगर फियर, यहां पर आपस में रिलेट हो जाएगा। द फियर कैन सप्रेस सेक्सुअलिटी और सेक्सुअलिटी कैन ट्रिगर फियर। कंट्रोल टाइटन्स द पेल्विक फ्लोर, और जैसे ही आप, चाहे वो डर है, राइट, चाहे वो सेक्सुअलिटी है, चाहे कोई भी चीज है, जब आप उसको होल्ड करने की कोशिश करोगे तो ये एरिया में क्या होएगा, द कंट्रोल टाइटन द pelvic floor. So no other region carries such a high emotional and biological charge.
राइट। तो इसको हम यहां पर कौन सा चक्र एक्टिव होता है डॉक्टर साहब? मूलाधार। मूल आधार। इसीलिए देखो उसका चक्र का नाम भी क्या है? मूल। मूल मतलब मूल मतलब बेसिक। राइट, Fundamental. बिल्कुल बेसिक। राइट, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, मूल आधार, जो लाइफ की भी बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, इसीलिए वो यहां पर इकट्ठी कन्वर्ज करती हैं यहां पर। तो यहां पर जो होल्डिंग है सबसे डीपेस्ट है। राइट। सो जो पेल्विक फेशिया वो क्या है? थिक है एंड लेयर्ड है, स्लोली अडेप्ट करता है एंड रेजिस्ट सडन चेंज। ये रेजिस्ट करता है सडन चेंज को। स्टेबलाइजेज लॉन्ग टर्म पोस्चर एंड टोन। ये स्टेबलाइज कैसे होता है? लॉन्ग टर्म पोस्चर एंड टोन से। व्हेन सप्रेसिस, जो सप्रेशन है रिपीटेड ओवर ईयर, द पेल्विक फ्लोर क्या रह जाएगा? इट स्टे कॉन्ट्रैक्टेड। हिप लूजेज नेचुरल मोबिलिटी, जो हिप की नॉर्मल मोबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। लोअर अब्डोमेन हार्डन हो जाएगा। ब्रेथ डिस्कनेक्ट हो जाएगी लोअर बॉडी से। सो ब्रेथ की डिस्कनेक्शन हो जाती है, और यहीं पर सबसे प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, जिसको हम गांठ भी कह सकते हैं, सप्रेशन भी कह सकते हैं। राइट। तो यहां पर सुपरफिशियल रिलैक्सेशन कभी रीच नहीं करती है। तो यहाँ के इश्यूज इसलिए सबसे डीपेस्ट रहते हैं। और ये एरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सोशल एंड मॉरल इनहिबिशंस भी हैं। सो फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड दिस एरिया इज एसोसिएटेड विथ शेम एंड कंट्रोल। यहां पर ये एरिया उसके साथ भी रिलेटेड है। राइट। सो कंट्रोल भी क्यों? डोंट फील, डोंट मूव, डोंट एक्सप्रेस। इसको फील भी ना करो इस एरिया को, इसकी ज्यादा मूवमेंट भी ना करो, और इसका ज्यादा एक्सप्रेशन भी ना करो। सो इवन व्हेन द बॉडी वांट्स टू, अगर वो इसको एक्सप्रेस भी करना चाहती है, मूव करना चाहती है, रिलीज करना चाहता है, जो माइंड है वो ब्लॉक कर देगा सबसे पहले इसको, ये क्या कर रहे हो। दिस मेक द पेल्विक, जो गांठ है उसकी जो सप्रेशन है, ये कॉमन है और डीपली हिडन है। ये हमारी बायोलॉजी में अंदर आ गया है बिल्कुल। क्यों आ गया है? क्योंकि फियर, डिजायर और थ्रेट, सपोज यहां पर तीनों चीजें हैं, फियर भी है, डिजायर्स भी है, और थ्रेट भी है। जब भी अराइज होएगा, द पेल्विक प्रिपेयर टू मूव और रिस्पॉन्ड। पेल्विक में एक रेडीनेस डेवलप होती है, इसलिए हम कंजेशन फील करते हैं, हैवी फील करते हैं इसी एरिया में, चाहे डर है, चाहे डिजायर है, चाहे थ्रेट है। जब एक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन इज सोशली और मॉरली ब्लॉक, सपोज एक आपके अंदर कोई डिजायर आती है, right? उसके साथ ही उसके बाद ब्रेन ने उसको एनालिसिस में लेके आया, और मॉरली आपने उसको कंट्रोल कर लिया सिचुएशन को। जैसे हमने तब भी डिस्कस किया था, सपोज कोई टच है, टच ट्रिगर कर देगा सिस्टम को। टच होते ही जो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिव हो जाता है टच करने से ही। उसके बाद हमारी सारी वो सेंसेस और रीजनिंग आएंगी कि फॉर एग्जांपल ये वो है, ये ऐसे है, ये नहीं, ये करना है, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये सारे थॉट्स आते हैं उसके बाद। उस थॉट्स के बाद हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। मगर अपने आप में एक बार सोच के देखो, वो पहले हो चुका होता है, वो एरिया स्टिमुलेट हो चुका होएगा, कंजेशन वहां पर आ चुकी होएगी, वो सब कुछ स्टार्ट हो गया होगा। उसके बाद हम कॉन्शियस कंट्रोल लेके आते हैं। सो जब वो कॉन्शियस, जब मॉरली ब्लॉक हो जाएगा, देन एक्शन डज नॉट कंप्लीट। पेल्विक फ्लोर टाइटन, वो होल्ड करेगा। फेशिया अडेप्ट टू द क्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। और यहां पर वो बॉडी को मैसेज क्या दे रहा है कि यहां पर सेफ नहीं है। राइट। तो यहां पर बॉडी क्या लर्न कर रही है? होल्डिंग इज इक्वल टू सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? रोक के रखना। तो हम नर्वस सिस्टम को क्या सिखा रहे हैं कि जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, जो हम होल्ड कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दैट इज द सेफ्टी। तो नर्वस सिस्टम उसको ऐसे पिक कर रहे हैं। तो क्लिनिकल साइन इसमें कैसे आएंगे? गेन क्रॉनिक एंजाइटी विदाउट एनी मेंटल कॉज, बट दिस इज बिकॉज द pelvis नेवर सेटल, नर्वस सिस्टम नेवर फील फुली सेफ। पेल्विक पेन आनी शुरू हो जाएंगी इन पेशेंट में, बिना किसी पैथोलॉजी के। उनके पेल्विक एरिया में पेन रहेगी, इन्फ्लामेटरी स्टेट रहेगी, कोई इन्फेक्शन नहीं आएगी, आप कहीं पे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि कहां से कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस मीन्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिव होल्डिंग। डल एक रहनी शुरू हो जाएगी और हैवीनेस रहनी शुरू हो जाएगी। सेक्सुअल स्फीयर में क्या आ जाएगा? आइदर लो डिजायर, राइट, और डिफिकल्टी विद अराउजल और रिलीज। यहां पर ऑर्गेजम डिले, ऑर्गेजम एब्सेंट,
ऑर्गेज्म कैनॉट फील, ये सारे के सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट। एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा सिस्टम के साथ। और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, राइट, बिकॉज एज द फियर एंड कंट्रोल ओवरराइड्स द नेचुरल फ्लो, क्योंकि जो डर है उसने ओवरराइड किया हुआ। आप कितनी बार देखोगे आपके जो पेशेंट्स हैं जिनमें अब्यूज की हिस्ट्री है, आप सोच के देखो जितने में भी अब्यूज की हिस्ट्री रहेगी पेशेंट्स में, वो कहीं ना कहीं इस एरिया में डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। किसी ने किसी पेशेंट से सुना हो ऐसा? सोच के देखो, एनीवन? कि अर्ली अब्यूज है, अगर अगर उसका फियर है उसमें, तो वो रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं उसको। either he or she can't go into that or can't feel it, or there is a natural holding और उसमें रिएक्शन होता है not getting into this. Anyone? डॉक्टर साहब आपने देखा कभी किसी पेशेंट में? सर इस कॉन्सेप्ट पे तो मूवी भी बनाई है उन्होंने, कौन सी? बॉलीवुड में मूवी है सत्य प्रेम की कथा। आई गेस आई एम राइट, इसी कॉन्सेप्ट पे है। सत्य प्रेम की कथा, ओके, राइट राइट। सर वो विद्या सारी बालन की भी है ना सारी कहानी, कहानी में भी है ना ऐसा, कहानी 2 में। ओके, तो वो लिंक डालना इसमें, वो मूवी का लिंक डालना। तो दिस इज सत्य वेरी प्रेम वेरी की इंपॉर्टेंट। हाँ, हेलो। आगे भाई बोल के बीच में। मैं बोलूं? हाँ हाँ, आप कुछ कहने लगे थे, बीच में कट गया। नहीं नहीं हो गया, ओके ठीक। आप जहाँ कंटिन्यू उसमें, करो। हाँ, जहाँ उसमें मेंस्ट्रुअल इशू आ जाएंगे, जिसमें पेनफुल पीरियड्स, इरेगुलर साइकिल, पीएमएस विद एंजाइटी, पीएमएस के साथ एंजाइटी, राइट। इसलिए यहाँ पर कोनियम वगैरह बहुत हेल्प करती हैं इस कंडीशन के लिए। जब मेडिसिन कोनियम काम करती है वो इसी के कारण काम करती है, डीप ट्रॉमा। तो उसके सर कोई बाद कौन? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना, ये तो बहुत ज्यादा मतलब फील हो गया ना, नहीं डिस्कनेक्ट नहीं नहीं, तो नहीं हुआ। डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? उसको अगर अगर उसको, डिस्मेनोरिया आ रहा है, सब नहीं आ रहा नहीं है, नहीं तो नहीं फिर नहीं वो नहीं डिस्कनेक्ट नहीं तो नहीं नहीं हुआ ना, शी इज फीलिंग मोर। नहीं नहीं, आप डिस्कनेक्ट को जर्नल वैसे ना लो। डिस्कनेक्ट किसके लिए बात कर रहे हैं? डिस्कनेक्ट मतलब उस सिस्टम के, फॉर एग्जांपल इफ इफ ऑर्गेजम एब्सेंट है, नॉट फीलिंग दैट, उसको दैट इज डिस्कनेक्ट। अब ये दूसरा एक्सप्रेशन है उसी चीज का, हाइपर नर्वस सिस्टम का डिस्कनेक्ट, उस एक्सपीरियंस से डिस्कनेक्ट हो गया मतलब। पर यहाँ पर ये दूसरी चीजें भी साथ में है कि फॉर एग्जांपल जो स्पैज्म है, जो होल्डिंग है, वो पेन भी तो कॉज करेगी। एक डल एक बनी ही रहेगी, क्यों? क्योंकि एरिया कॉन्ट्रैक्टेड है, बिल्कुल ऐसे टाइट हो गया वो, वहां पर टाइटनेस है, होल्डिंग है वहां पर, राइट। तो ये बना ही रहेगा। और देखो ऐसी होल्डिंग और किस में मिलती है? ऐसी होल्डिंग ना एक और में मिलेगी आपको, मैमल्स में। ये ह्यूमन का इशू है ना नॉर्मली, ये जैसे, तो जितने भी मैमल्स हैं उनमें ये होल्डिंग के इश्यूज मिलते हैं, होल्ड करना इमोशन को। सृष्टि? हाँ जी सर। कौन कौन से सिम्टम ऐसे होते हैं जो मैमल्स में हैं और कॉमनली पाए जाते हैं मैमल्स में? सर वैसे तो बेसिकली मैमल्स का वो होता है न्यूट्रिशन, हर्ड में हम्म रहना, और जैसे हम्म अगर उनको इग्नोर्ड फील होता है तो जैसे, और जो होल्डिंग वाला आपने बताया तो उसमें उस उनमें कॉन्स्टिपेशन भी मिलती है, तो वो भी होल्डिंग से लिंक होता है कि वो हम्म स्टूल भी अपना होल्ड करके रखते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा हम्म कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। हम्म और वैसे भी वो इमोशंस भी होल्ड करके रखते हैं। और पीएमएस में कितनी इंपॉर्टेंट है वो रेमेडी सारी? हाँ जी सर। मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स, ब्रेस्ट कंप्लेंट्स सारी। ब्रेस्ट कंप्लेंट, हैवीनेस ऑफ द चेस्ट, जब भी रिलेटेड होती है, फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रांग उसके साथ स्लाइट वेरिएशन इन द हार्मोन में, चेस्ट हैवी हो जाए, इंगॉर्ज्ड हो जाए, तो उसमें पहली रेमेडी सारी के सारे लैक्स आते हैं, राइट। सो क्योंकि उसने होल्ड किया हुआ, वो एरिया ने होल्ड किया हुआ है, तो एक वेग
अनईजीनेस वहां बनी रहेगी पेशेंट में, तो वो पेशेंट आपको आके कंप्लेंट करेगा इस चीज का। और वो एक्सप्रेस करेगी क्यों? क्योंकि जब पीरियड्स आने वाले होंगे तो हार्मोनल चेंजेस के कारण जो कंजेशन होनी है वो उसको और प्लस करेगी। तो ऐसे पेशेंट में आपको पीएमएस के सिम्टम्स बाकी मिलेंगे, रिपोर्ट्स नॉर्मल मिलेंगी, आपको इश्यूज नहीं मिलेंगे साथ में। तो कॉन्स्टिपेशन भी क्यों है? बिकॉज द पेल्विक फ्लोर कंट्रोल्स द एलिमिनेशन, होल्डिंग इफेक्ट्स द रिलीज। सो सिम्टम ऑसिलेट करेंगे यहां पर, जहां होल्डिंग जहां रिलीज। तो अगर होल्ड करेंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगी, रिलीज करेगा तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जुलसीमियम में पढ़ेंगे, इसीलिए बोला कि जुलसीमियम के साथ ये रिलेट होएगा जाके, जहां फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगी। राइट? इंपॉर्टेंट क्यों है यहां पर? क्योंकि जो जॉ है, नेक है, ये फाइट शो करता है फॉर एग्जाम्पल, पर जो पेल्विक एरिया है, सो दिस इज द फाइनल होल्डिंग ऑफ सर्वाइवल इटसेल्फ। ये अपने आप में सर्वाइवल है पेल्विक एरिया, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज वाई इफ यू अंडरस्टैंड द पेल्विस यू अंडरस्टैंड द गांठ, जिसे हम सप्रेशन बोलते हैं, अब उसको समझ पाओगे, क्योंकि ये एरिया सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट से भी जुड़ा हुआ है, हमारी गिल्ट से भी जुड़ा हुआ है, हमारी फॉर एग्जाम्पल जो हम उसको गलत लेके चलते हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। और ये कॉम्प्लिकेटेड और फुल ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो यहां पर जो इफेक्ट आता है वो सबसे ज्यादा आता है। वो कहते हैं फियर टीचेस अस टू लिव अबव द बेस्ट, और इसीलिए फियर क्या कहते हैं कि वेस्ट से ऊपर रहना, बिकॉज नीचे कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। नीचे कंट्रोल, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पर चीजें दूसरी आ जाती हैं, मॉरल ऑब्लिगेशंस भी आ जाती हैं, दूसरी ऑब्लिगेशन भी आ जाती हैं। तो इसीलिए जो पेल्विस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं फोटोग्राफ आपके भेजूंगा ओपनिंग एक्सरसाइज की। और इसको क्या किया जा सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? सो फिजियोलॉजी की, इट इज ए मेजर सर्वाइवल सेंटर, डीपली लिंक विद द फियर, सेक्सुअलिटी, कंट्रोल, पावर एंड वनरेबिलिटी। सो ये क्रॉस रोड है ऑटोनॉमिक नर्व्स का, पेल्विक फ्लोर मसल का, डीप फेशिया नेटवर्क का और ऑर्गन्स का। इसलिए ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या क्या है? ऑटोनॉमिक नर्व्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स, डीप फेशिया नेटवर्क्स और ऑर्गन्स, ब्लैडर, यूट्रस, प्रोस्टेट, रेक्टम, सब यहां पर है। सो पेल्विस इज वेयर द लाइफ एनर्जी इज प्रिपेयर्ड, यहीं पर होती है, और यहीं पर सबसे ज्यादा रुकावट भी एक्सपीरियंस की जाती है। सो बायोलॉजिकल दिस रीजन प्रिपेयर द बॉडी टू रन, क्योंकि अगर भागना है तो यही प्रिपेयर करेगा, अगर फ्रीज करना है, सबमिट करना, रिप्रोड्यूस करना, ये एरिया इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंकर भी करता है लेग्स को फॉर एस्केप, ये प्रोटेक्ट भी करता है वाइटल ऑर्गन्स को, ये रेगुलेट भी करता है एलिमिनेशन को और रिप्रोडक्शन को। तो इसीलिए हमने जब इसको पढ़ा था कि ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है और सबसे लास्ट में रिजॉल्व होता है। सो इसीलिए ये हम कर चुके हैं, ये स्लाइड दोबारा से गलती से आ गई। And that is why fear can suppress sexuality and sexuality can trigger fear. Control tighten the pelvic. So no other reason, कोई भी ऐसी चीज ये कैरी नहीं करती। ये दोबारा से आ गई है ना, ये दोबारा से आ गई है। तो ये कब डिस्टर्ब होता है? When expression is unsafe, when sexuality is shamed, right? Fear is chronic. Control is valued over flow, उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। पेल्विक रेडिनेस नेवर कंप्लीट, सो द पेल्विक स्टे इन गार्डेड, हेल्ड, नम्ब और ओवर कंट्रोल्ड। तो ये पेल्विक एरिया जो ऐसे रहेगा। सो फ्लो क्या है? डबल डबल क्यों आ रही है? सो क्लिनिकली इसे कैसे देखा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल chronic anxiety without clear mental cause, लो लिपिडो और कंपल्सिव सेक्सुअलिटी और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये भी कर चुके हैं यार, ये डबल डबल क्यों आ रही है? उसके बाद आता है कि इसको हम कर क्या सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस। किसने किसने सुना है इसके बारे में? हम्म, क्या होता है ये?
कभी किसी ने अपने पेशेंट को या खुद की हो या पेशेंट्स को सजेस्ट किया हो? सर कीगल्स एक्सरसाइज तो सुनी हुई है कि वो पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाँ, कीगल। वो और ये सेम होएगी? नहीं सर। सर नो सर। क्या फर्क होएगा? इसमें एक्सप्रेशन मतलब कि ट्रैम्बलिंग वगैरह फील करता होता है पेशेंट जो होता है, जो मतलब कि एक्सरसाइज करते होते हैं इसके थ्रू। मतलब कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि इमोशंस जाते होते हैं हम्म 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 ट्रैम्बलिंग के थ्रू। हम्म। यही बताया और था। राइट, अब इसको ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप वो सारा कुछ रेपिटेशन था, पर ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब देखो वो क्या कहते हैं, कहते हैं सर इसका नॉट। सहज योग में बड़ा अच्छा आंसर है। हाँ, बताइए बताइए। सर सहज योग में सारा चक्रास पे है ना, तो मूलाधार फर्स्ट चक्रा होता है एंड हम्म इट ये डिनोट करता है मतलब डीटी जो होते हैं इस चक्रा के गणेशा को। हम्म 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 और अगर ये चक्र में प्रॉब्लम आता है तो आपका इनोसेंस चला जाता है हम्म। एंड मतलब आर्ट जो सृजनता कहते हैं, मतलब कुछ करने की, जो क्योंकि ये दो क्रिएटिव। क्वालिटी होती है ना गणेशा में। हम्म। तो अगर ये खराब है तो ये दोनों हम्म मतलब आपकी इनोसेंस चली गई। तो हम्म चाइल्ड बच्चों जैसा जो मन, जैसे अभी आपने बताया ना कि हम्म उसका ध्यान गलत तो उसमें आ जाता हम्म है ना। हम्म। चला तो इसमें सहज देखो में ये इसको अब देखो ये कितना नेचुरल है ना। ये हम बड़े हैं सबको, फिर भी देखो हम कैसे वर्ड यूज करते हैं। हम इसको गलत कह रहे हैं। हम्म मूवमेंट हम गलत कहते हैं, मतलब हमने उसको किसी से एसोसिएट कर दिया हम्म रॉन्ग रॉन्ग डूइंग के साथ। अब ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग अपने आप ही हो जाती है। और हम्म यही करते हैं हम बच्चों में। छोटे बच्चे हैं कॉन्शियसनेस फॉर आ जाती एग्जाम्पल। है। हाँ। छोटे बच्चे हैं, जैसे पीछे मेरे पास एक छोटी गुड़िया को लेके आए ना, वॉर्म्स के साथ उसको प्रॉब्लम आई, वॉर्म्स के साथ उसको अपना सेंसिटिव एरिया पता लग गया। अब वो किसी भी कॉर्नर या टेबल से रब कर लेती है। टीचर ने उसको पॉइंट आउट किया, और जो उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा एंशियस हो गए कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। अब वो कि उसको कैसे देख रहे हैं, अपने एंगल से। अब उसको हर मोमेंट पर वो टोक रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये गंदी की बात क्यों कर रही है। अब इससे होएगा क्या, वो होल्ड बैक करेगी उसको। अब ये होल्ड बैक हम उसको क्या सिखा रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी है दिस इज रॉन्ग, ये हमेशा के लिए ट्रॉमा होने वाला है बाद में। और अभी ये क्या करेगी, हम उसको डीप सबकॉन्शियस में ले जाएंगे, अब ये सब कुछ वो छुप के करेगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, हम क्या कहते हैं कैसे कहते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, उनको भी बोलने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो। हम उनको कॉन्शियस करते हैं उसके लिए, देन वो सेंसिटाइज हो जाते हैं उस चीज से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, वो कहते हैं नॉट बिकॉज दे आर स्ट्रेचिंग, कि हम पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसको बेटर फील हो रहा है, ऐसा नहीं है। नॉट बिकॉज दे आर सेक्सुअल, राइट, उसके कारण नहीं है। एंड बट बिकॉज दे डू नॉट एग्जैक्टली व्हाट गांठ नीड्स। जो जो सेपरेशन है उसको निकालने के लिए जो चीज चाहिए वो इस प्रोसेस में है। वो क्या है, जो pelvic floor is often misunderstood as sexual basically. In reality, it works because it allows the deepest survival tension to soften. जो बिल्कुल टाइटनेस इंटरनल आगी हुई है उसको लूज करने में ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस हेल्प करेंगी। यहां पर क्यों लिखा है मैंने कि नॉट बिकॉज दे आर सेक्सुअल, क्योंकि वो सारे के सारे कितने सारे फंक्शंस में एक एक फंक्शन रिप्रोडक्शन में एक एक्ट है सिर्फ, पर हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि वो एरिया को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। सो बट पेल्विक ओपनिंग डज एट द नर्वस सिस्टम लेवल, वो क्या करती हैं ओपनिंग एक्सरसाइजेस,
के अंदर पेल्विक मूवमेंट्स, क्यों? क्योंकि पेल्विक मूवमेंट्स कैसी हैं? स्लो, जेंटल, नॉट फोर्सफुल एंड ब्रेथ कोऑर्डिनेटेड। अगर पेल्विक मूवमेंट स्लो नहीं कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, वो रिलैक्स नहीं करती हैं, रिलीज नहीं करती हैं। इट शुड बी स्लो, फिर रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी स्लो, इट शुड बी जेंटल, नॉट फोर्सफुल, ब्रेथ कोऑर्डिनेटेड। सो दीज सेंड 3 क्रिटिकल मैसेज। एक 3 क्रिटिकल मैसेज दे रही है। किसको दे रही है? पहला दे रही है लिम्बिक सिस्टम को, दूसरा दे रही है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, और तीसरा मैसेज जा रहा है फेशिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैसेज जा रहा है? देखो, लिम्बिक सिस्टम को मैसेज क्या जा रहा है? मूवमेंट इज अलाउड, ये मूवमेंट की जा सकती है, इट्स ओके, राइट? सो दिस इज लाइक द रीराइटिंग द सॉफ्टवेयर बिकॉज द पेल्विस इज ऑफन अंडर द अनकॉन्शियस इनहिबिशन। ये एरिया सबसे ज्यादा इनहिबिशन कैरी करता है, राइट? जिसे आप इनोसेंस के साथ रिलेट कर रहे हैं। दिस इज लाइक रीराइटिंग द सॉफ्टवेयर कि यहां पर मूवमेंट की जा सकती है। आप अपने लिम्बिक सिस्टम को दे रहे हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को क्या दे रहे हो? आप इस स्लो मूवमेंट करके सिंपैथेटिक गार्ड को रिड्यूस कर रहे हो, आप पैरासिम्पैथेटिक टोन को इंक्रीज कर रहे हो, आप वेगल पाथवे को एंगेज कर रहे हो। स्पेशली व्हेन एक्सहेलेशन इज एम्फसाइज, जो तीसरा पॉइंट उसमें लिखा था कि अगर ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट कर दो, द नर्वस सिस्टम शिफ्ट आउट ऑफ प्रोटेक्शन मोर इजिली when the out of breath is longer, softer and allowed to finish। फिर दोबारा से बोलता हूं, out breath, the out breath out जब आप करोगे उसको, it is longer, it is softer and it is allowed to finish। जब उसको allow करेंगे हम फिनिश करने के लिए। क्यों करेंगे? कहते when you sigh in relief, do you inhale or exhale? जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था, inhalation means readiness, it activates the sympathetic tone, it increases the alertness and prepare the body। बल्कि exhalation क्या करती है? it releases, it activates the parasympathetic tone, signal safety, allow letting go। इसीलिए ये दोनों में फर्क है। So when exhilaration is emphasized, जब exhilaration को emphasize किया जाता है, उस मोमेंट में हार्ट रेट स्लोज स्लाइटली, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, राइट? अगर फॉर एग्जांपल आप मूवमेंट को कुछ इंड्यूस कर रहे हो और साथ ब्रेथ को साथ रिलेट कर रहे हो, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर सेटल हो जाएगा, मसल टोन रिड्यूस हो जाती है। आप करके देखना, आप मसल टोन रिड्यूस हो जाती है, पेल्विक एंड एब्डोमिनल टेंशन सॉफ्टन हो जाएगी, फेशिया रिसीव ए सेफ टू रिलीज सिग्नल, फेशिया को सिग्नल मिलेगा इट इज ओके टू रिलीज नाउ, इसको रिलीज किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाई एक्सेल फोकस्ड प्रैक्टिसेस हेल्प्स एंजाइटी मोर देन इनहेल। इसीलिए जो एक्सेलरेशन के साथ फोकस्ड फॉर एग्जांपल प्रैक्टिसेस हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं ये किया करो, वो सारी की सारी एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं रादर देन इनहेल फोकस्ड वन। सो रूल क्या है यहां पर? इफ द बॉडी कैन नॉट ब्रीथ आउट फुली, इट कैन नॉट लेट गो। तो ये पहला रूल है। सो पेट से सांस को लेके आना, सो एक्सेलरेशन, डीप, सॉफ्ट और बिना जोर लगाए, बिना एफर्ट लगाए, बिना उसको तंग किए, मतलब सिस्टम को। और फेशिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि डीप पेल्विक फेशिया रिसीव ए न्यू सेंसरी इनपुट, उसको मिलेगा लॉन्ग हेल्ड टेंशन, जो पैटर्न है उसको सॉफ्टन करे, उसको वक्त मिलेगा हाइड्रेशन के लिए। जैसे सिमर तूने बताया था कि डिहाइड्रेशन हो जाती है उसमें, तो हाइड्रेशन है ना, तो हाइड्रेशन मिले और इलास्टिसिटी इंप्रूव हो, बेसलाइन टोन दोबारा से रीसेट हो सारा का सारा। सो दिस इज रीराइटिंग द स्टोर रेडीनेस। इसीलिए जो पेल्विक एक्सरसाइजेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वाई स्लो पेल्विक मूवमेंट वर्क बेटर देन फोर्सफुल स्ट्रेचिंग फेल्स। जहां पर फोर्सफुल स्ट्रेचिंग फेल हो जाती है, पेल्विक मूवमेंट जो स्लो पेल्विक मूवमेंट है वो आराम देंगी। क्यों देंगी? इफ पेल्विक वर्क इज एग्रेसिव, जहां गोल ओरिएंटेड, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रेच करके उसको ओपन करना है, अब अगर आप उसको गोल दे रहे हो तो आप क्या दे रहे हो? आप उसको फिर एक थ्रेट दे रहे हो, आप उसको टारगेट दे रहे हो, आप उसको एक दे रहे हो कि नहीं है मैंने यहां तक लेके जानी है इसको, नहीं होएगा।
फिजियोलॉजिकली हो जाएगा, एनाटॉमिकली हो जाएगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगी, पर वो रिलीज नहीं होएगा। इसीलिए डांस भी कब हेल्प करेगा, जब बहुत स्लो मूवमेंट होएगी, जिसे पैसिव डांसिंग कहते हैं, विदाउट कोरियोग्राफी। म्यूजिक जो स्लो से स्टार्ट होके फास्ट में जाएगा और उसके बाद रेस्ट फेज में चला जाएगा पेशेंट, बिना रेस्ट किए वो भी रिलैक्स नहीं करेगा। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला, राइट। देन द पेल्विक फ्लोर टाइटन्स, जो वो सिम्टम है वेरी कर जाएंगे, मगर अगर मूवमेंट स्लो है, मूवमेंट स्मॉल है, मूवमेंट रिदमिक है, मूवमेंट क्रियोसिटी बेस्ड है, बॉडी को क्या मैसेज दे रहे हैं हम, इट इज सेफ इनफ टू गो। सो लेटिंग गो हैपन फ्रॉम इनसाइड पहले होगी। फोर्स से, ताकत से आप कोई चीज नहीं कर सकते। एंड दिस इज वाई ब्रेथ और पेल्विक का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। पेल्विक ओपनिंग वर्क बेस्ट व्हेन inhalation allows gentle expansion and exhalation allows soft settling। यहाँ पर breath hold नहीं करना है, holding नहीं करनी है। holding again means you are giving the, आप दोबारा से सिस्टम को स्ट्रेस में लेके आ रहे हो, सिंपैथेटिक में लेके आ रहे हो, क्योंकि होल्ड करने के लिए एफर्ट चाहिए, इसलिए यहां ब्रेथ होल्डिंग नहीं करनी होती। बिकॉज ब्रेथ इन पेल्विक फ्लोर्स आर न्यूरोलॉजिकली लिंक्ड। लॉन्ग जो एक्सहेल होगी सिग्नल करेगी कंप्लीशन को। होल्डिंग ब्रेथ कीप्स रेडीनेस अलाइव। तो यहाँ पर कभी भी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। सो वाइल डूइंग योगा ऑल्सो स्पेसिफिकली कहा जाता है कि कहाँ पर होल्ड करनी है, कहाँ पर होल्ड नहीं करनी है, उसके पीछे पर्पस होता है। सो विदाउट ब्रेथ पेल्विक मूवमेंट बिकम मैकेनिकल। अगर ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट होके उसको आप नहीं कर रहे हो तो पेल्विक मूवमेंट सिर्फ मैकेनिकल है, वो ओवरऑल हेल्प नहीं करेगी। सो विद ब्रेथ इट बिकेम फिजियोलॉजिकल हीलिंग। तो ब्रेथ का इसके साथ जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पेल्विक ओपनिंग डज नॉट रिक्वायर रिमेंबरिंग ट्रॉमा, और यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई जानने की जरूरत नहीं उसकी लाइफ में क्या हुआ है, इफेक्ट उसी पर आएगा। आपको ट्रॉमा जानने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, किसी बिलीफ सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है। आपने उसकी सिर्फ टोन को रेगुलेट करना है, अनफिनिश्ड ऑटोनॉमिक टेंशन को कंप्लीट करना है, और जो फेशिया बेस्ड होल्डिंग है उसको, एक्सप्रेशन को रिलीज करना है। सो बॉटम लाइन की है, पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज डू नॉट रिलीज इमोशंस। इमोशंस नहीं रिलीज करती है वो, जहां पर इमोशंस के कारण वो टाइटनेस आ गई है, होल्डिंग हो गई है, उसको रिलीव करती है। दे अलाउ द बॉडी टू कंप्लीट द मूवमेंट विच वंस स्टॉप्ड। तो जहां पर व्हेन कंप्लीशन हैपन स्लोली इन सेफ्टी, द नर्वस सिस्टम सेटल हो जाएगा और उस जो टाइटनेस है उसको रिलीज कर देगा। तो यहां पर हमें ओपन नहीं करना है पेल्विस को। पेल्विक स्ट्रेचिंग से, पेल्विक एक्सरसाइज से हमने पेल्विस को सेफ फील कराना है। एंड दैट इज वाई मैंने एक लाइन भेजी थी ग्रुप में, अगर बच्चों आपने पढ़ी हो, हमने उसको सेफ फील कराना है। सेफ, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धागा है जो मुझे समझ आई है इस पूरे टॉपिक के बारे में। एक ही बात समझ आई है कि अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को सेफ फील करवा सकते हो, वो ट्रांजिशन नेचुरली अपने आप हो जाएगी। अगर आपने अपने नर्वस सिस्टम को सेफली फील नहीं करा सकते, वो सेफ फील नहीं कर रहा है, आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लो, आप रिलैक्सेशन में नहीं जा सकते। तो जो भी बेनिफिट आप लोगे वो सिर्फ मैकेनिकल बेनिफिट होंगे। डीप डाउन आप में एज ए पर्सन कोई चेंज नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इसको ध्यान रखना। बिफोर द बॉडी कैन चेंज, द बॉडी एंड द नर्वस सिस्टम मस्ट फील सेफ। सेफ फील होना जरूरी है। सेफ्टी डज नॉट मीन कंफर्ट और हैप्पीनेस और एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम। सेफ्टी मीन्स नथिंग बैड विल हैपन इफ आई स्टॉप प्रोटेक्टिंग राइट नाउ। गार्ड्स गिराना जिसे हम बोलते हैं, जो गार्ड्स हैं वो गिर जाएंगे। बॉडी इज ऑलवेज आस्किंग वन क्वेश्चन, इज इट सेफ टू सॉफ्टन? क्योंकि हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो इसी के ऊपर है। वी आर ऑलवेज ऑन गार्ड। ये मुझे देख तो नहीं रहा, ये मेरे में बात तो नहीं कर रहा, इसने मेरे बारे में क्या कह दिया, उसने मेरे को ऐसे कह दिया। हमेशा हम एक सिंपैथेटिक मोड में चल रहे हैं। आंसर इज नो। तो वो क्या करेगा जब वो आंसर मिलेगा उसको नो, तो वो क्या बोलेगा, आई विल होल्ड, ब्रेस,
ब्रेस करते हैं ना, ब्रेस पोस्चर, स्टे अलर्ट, नो मैटर व्हाट टू डू, कुछ भी होगा हम अपने आप को हमेशा पूरा टाइट करके रखेंगे। यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल के साथ बंद करते हैं इसको। जो मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि अगर बच्चे को बहुत जोर से आवाज आ गई है और बच्चा टेंस हो गया, तो आपके कहने से वो नहीं होगा। आप उसको बोल भी दोगे कि रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, वो नहीं होएगा। मगर इफ एनवायरमेंट बिकम काम, एनवायरमेंट काम हो जाए, वॉइस जो है वो सॉफ्ट टोन हो जाए, जिसने जिसने वो डांटा है वो सॉफ्ट आवाज में बात करे, द चाइल्ड इज हेल्ड जेंटली, उसको प्यार से आपने होल्ड कर लिया उसको, देन द बॉडी रिलैक्सेज ऑन इट्स ओन, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, उसको करना नहीं पड़ेगा। सो बॉडी डिड नॉट नीड इंस्ट्रक्शंस, इट नीड्स सेफ्टी। और इसीलिए अगर किसी के साथ आपका बॉन्ड अच्छा है, तो उसके पीछे वर्ड क्या यूज होता है अपने मन में टटोल के देखो। उसके पीछे अगर आपका किसी पर्सन के साथ आपको अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलते हो, यू फील सेफ विद हिम और हर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही बॉन्ड बनता है जहां पर आप सेफ फील करते हो। तो सेफ्टी इज द की बेसिकली। अब सेकंड एग्जांपल लेकर देखो, ट्राइंग टू स्लीप व्हेन वरिड। अगर फॉर एग्जांपल वरी है आप में और आप सोने की कोशिश कर रहे हो, जितना मर्जी समझा लो नींद नहीं आएगी वहां पर, राइट। मगर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ब्रेथ शैलो है, चाइस्ट जो चेस्ट है वो टाइट हो गई है और माइंड बिल्कुल अलर्ट है। यहाँ पर अगर आप इमेजिन करो, यू फील इमोशनली सपोर्टेड, या ये फील करो कि तुम्हारो ये हैंडल हो जाएगी, और किसी ने फोन कर दिया कि यार टेंशन ना ले, मैं हैगा ना, देन क्या होएगा, सडनली क्या हो जाएगा, ब्रेथ डीप हो जाएगी, बॉडी सॉफ्ट हो जाएगी और नींद आ जाएगी। स्लीप डिड नॉट कम बिकॉज यू आर टायर्ड, इट केम बिकॉज द बॉडी फेल्ट सेफ, इट इज ओके नाउ, इट कैन बी हेल्ड, इट कैन बी डेल्ट विद, ये प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है। ऐसे ही व्हेन समबडी, किसी ने टच किया आपको, राइट, जेंटली, बॉडी अलाउ इट। अगर किसी ने जेंटली टच किया, बॉडी उसको अलाउ करती है, कभी भी इसको एक्सपीरियंस करके देखना। मगर अगर सडनली किया, बॉडी विड्रॉ करती है उसको। सेम हैंड है, सेम पर्सन है, उसी पर्सन के दोनों टच में फर्क है। डिफरेंस क्या है, द सेंस ऑफ सेफ्टी, वहां पर चेंज आ जाता है। द नर्वस सिस्टम डिसाइड बिफोर द माइंड, नर्वस सिस्टम उसको पहले पिक कर लेता है। फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे गुरप्रीत तूने क्वेश्चन किया था, गुरप्रीत है आज? यस सर। गुरप्रीत क्या क्वेश्चन किया था तूने? गुरप्रीत ने किया था, जसलीन ने किया था? सर मैंने ये पूछा था कि जैसे जब गुस्से में अगर हम कई बार बीच में रो जाते हैं ना, वो रोक जाते हैं, हाँ। देखो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, मैंने इसलिए वही एग्जाम्पल लिया। व्हेन एंगर राइजेस, बॉडी प्रिपेयर टू फाइट, इफ एक्सप्रेशन इज अनसेफ, कॉन्सिक्वेंसेज आर फियर्ड, कि यार लड़ाई का नुकसान हो जाएगा अब, तो बॉडी स्विचेस द स्ट्रेटेजी। तो बॉडी क्या करती है, टीयर्स, कोलैप्स और शेकिंग। क्या करेगी, टीयर, कोलैप्स और शेकिंग। क्यों करती है, ये हम करते हैं। मगर अगर उस शेकिंग को होने दिया जाए, आप कभी करके देखना, आप में से अगर कोई जिम जाते हैं, इसको मैंने कितनी बार एक्सपीरियंस किया, तो ये मेरे माइंड में नहीं था, मेरे ही किसी नोन ने मुझे बताया कि यार ऐसे ठीक होती है, मैंने देखा है बॉडी। और उसके बाद मैंने कितनों को बताया कि सपोज एक्सरसाइज करते करते स्पाजम आ जाए आपका, क्या करते हो आप लोग बताओ, अगर स्पाजम आ जाए तो? सर उस एरिया या बॉडी पार्ट को शेक करते हैं ताकि वो क्रैम्प चेक है करते जो हैं भी ना, है वो रिलीज हो वो निकल जाए, बिल्कुल रिलीज हो जाए। और एनीवन? एक्सटर्नल वार्म एप्लीकेशन। राइट राइट राइट। अब एक चीज करके देखना, जब ये पढ़ा मुझे समझ आया कि वो क्यों होता है, राइट। मगर मैं उसके बाद मैंने कितनी बार एक्सपीरियंस किया और कितने पेशेंट्स को इसके बारे में बताया, और उन्होंने बोला कि हाँ ये बहुत हेल्प किया है उन्होंने, जिनमें भी ये रिपीटेटिव क्रैम्प्स आते थे, स्पैजम्स आते थे। जब एकदम से स्पाजम आ गया, सपोज यहाँ पर आ गया स्पाजम,
तो हमारी क्या मूवमेंट होती है, हम ऐसे ऐसे मूव करने लग जाएंगे, उसको ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे कि वो निकल जाए। हम बॉडी को और ज्यादा उसके सिंपैथेटिक टोन में लेके जा रहे हैं, जहां पर मसल और टाइट हो जाएगा, फेशिया और टाइट हो जाएगा, स्पाज्म बढ़ जाता है। आगे से जब भी स्पाज्म आए, जस्ट लीव इट, उसको छोड़ के देखो, बिल्कुल रिलैक्स होके लेट जाओ, डीप ब्रीथ करो, बॉडी को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करो। अपने आप मसल अपनी पोजीशन ले लेता है, आप चाहे करके देख लेना। आप जितने पेशेंट्स को आता है आप मेडिसिन देते हो, उनको ये करने के लिए बोल दो, देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अगर ट्रेमर आ रहा है सपोज, तो ट्रेमर को रोको मत। हम क्या कोशिश करते हैं, हम रोकने की कोशिश करते हैं। अगर रोना आ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो ही नहीं करना, वो होल्डिंग कॉज करता है। अगर ट्रेमर आ रहा है, लेट द ट्रेमर पास, जस्ट सी इट, जस्ट मेक अवेयर, अपनी बॉडी को अवेयरनेस करो, यानी कि खुद को अवेयर करो ट्रेमर के लिए, होने दो उसको, वो पास ऑन हो जाएगा वो सारा का सारा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप लड़ना चाहते हो पर ये लड़ाई हो नहीं सकती है। ये वो फाइट है, ये जो वो कॉन्फ्लिक्ट है, वही रोने में निकल रहा है, और वही ट्रेमर में निकल रहा है, और वही बाकी चीजों में निकल रहा है। तो उसके होने देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे से जब कोई रोए किसी सिचुएशन में, चुप मत कराने लग जाओ, लेट देम क्राई, जस्ट होल्ड देम, just hug them, just hold them, just stay there to give them the message कि it's okay, I am there। बस इतना बहुत है। समझाओ मत, बोलो मत, उसको मत ये कहो कि नहीं नहीं तू टेंशन ना ले, कुछ नहीं होता, वो की कर लूंगा, ये की कर लूंगा। दे डोंट नीड इट। जो प्रॉब्लम है, जहां पर वो सब कुछ वो फील कर रहा है या कर रही है, वो नर्वस सिस्टम में है, वो नहीं सुनता लैंग्वेज, उस समय थिंकिंग ब्रेन नहीं चल रहा। आपको सिर्फ उसको सेफ फील करवाना है और कुछ नहीं करना। इट विल गो, वो पास ऑन हो जाएगा सारा का सारा, और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। राइट। सो क्राइंग क्यों हो रही है, नॉट बिकॉज यू आर वीक, बिकॉज फाइट इज अनसेफ। अब ये उसका रिस्पॉन्स है। तो क्राइंग इज बॉडी सीकिंग सेफ्टी। So cry during anger because the body is overwhelmed by the two opposite forces at the same time. The urge is to fight, but inability, हो नहीं सकती लड़ाई, मैं लड़ नहीं सकता इससे। वो सीनियर हो सकता है, वो आपका प्रिंसिपल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे स्ट्रॉन्गर हो सकता है, आपका बड़ा हो सकता है, राइट, उसने आपके लिए कुछ किया हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। तो नर्वस सिस्टम स्विच करता है स्ट्रेटेजी को। तो सिंपैथेटिक फाइट टू पैरासिम्पैथेटिक रिलीज, चेंज करता है वो फाइट को। अब भाग नहीं सकते, सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक। क्राइंग पैरासिम्पैथेटिक का है, रिलीज का एक्शन है। So that sudden shift causes throat tightening, voice cracking, tear coming, chest heaviness. So this is not weakness, this is safety valve. So this cannot be controlled. इसको अगर कंट्रोल करोगे वो होगा नहीं, ये अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए तब रोना अपने आप आ जाएगा। मगर आपने अगर रोक लिया ऐसे करके, प्रॉब्लम वहां पर प्रॉब्लम है, जैसे हम इग्निशिया की स्टेट में पढ़ते हैं। So it regulated, so thinking brain cannot stop it, and that is why people say, I didn't want to cry, but it just came. The body decided this adaptation, not the mind. इसलिए आपकी thinking कुछ नहीं कर सकती। So tear appears when the anger has no safe direction. So it's okay to weep, Jasleen Gurpreet. It's okay to that. कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। कौन सी पर्सनैलिटी ये ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं, जो नेचुरली, जो सेंसिटिव होंगी, जो वैल्यू करेंगी हार्मोनी को, जो डरेंगी किसी को हर्ट करने को, और जो इमोशनली अवेयर हैं, ये सारी की सारी। सो दिस इज एक्चुअली ए प्रोटेक्शन, इट इज नॉट पैथोलॉजिकल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। रो लेना चाहिए, नहीं तो उसको बाद में भी निकाल सकते हैं। सो क्राइंग डज नॉट मीन वीक, हमने डिस्कस कर लिया। सो होल्डिंग इज नॉट पैथोलॉजिकल। सो लास्ट, व्हाई सेफ्टी मस्ट कम बिफोर यूजिंग एनी टेक्निक। क्योंकि मैंने क्या बोला कि सेफ्टी ही थ्रेड है। बाकी अगर आप ब्रेथ की कर रहे हो, आप बॉडी की मूवमेंट्स कर रहे हो,
आप बाकी की चीजें सब कुछ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्लो बॉडी मूवमेंट कर रहे हो, ब्रेथ वर्क कर रहे हो, रिलैक्सेशन कर रहे हो, स्टिलनेस कर रहे हो, बैठ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अगर उसके साथ सेफ्टी अटैच नहीं है तो वो कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं करें। दैट इज व्हाई पीपल से मेडिटेशन मेक्स मी एंशियस। सेफ्टी अटैच नहीं है, मेडिटेशन भी एफर्ट हो जाएगी, राइट? सो नॉट बिकॉज मेडिटेशन इज रॉन्ग, बट बिकॉज द बॉडी इज नॉट रेडी टू soften. So would your body relax in a dangerous place even if you wanted to? नहीं हो पाएगा, कारण नर्वस सिस्टम उसको पिक नहीं कर रहा है। और इसीलिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने वर्ड लिखा था कि इसका कुछ और ही बन गया। क्या वर्ड लिखा था मैंने? सुरक्षा ही साध्य है। दो अक्षर होते हैं, साध्य और साधन। क्या फर्क होता है इनमें? क्या फर्क होता है? सिर्फ साधन तो जरिया हो गया। साधन जरिया, साध्य जो साधना चाहते हो आप, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो आप अचीव करना चाहते हो। साध्य मतलब द अल्टीमेट, जहां पर, यानी कि जो रिजल्ट आप चाहते हो वो साध्य है, जिसके थ्रू वो रिजल्ट आएगा वो साधन है। सो जो हमने जितना भी पढ़ा है, गति, स्लोनेस, स्वेस ब्रीदिंग, धीमापन, क्रिया, ये सब साधन है। पर साध्य क्या है? साध्य सेफ्टी। अगर वो सेफ फीलिंग नहीं है इनवर्ड, ये सब काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये उसका बेसिक है बिल्कुल, जिसके अराउंड सब कुछ घूमता है। तो कभी भी फॉर एग्जांपल आपने अपने पेशेंट को गाइड करना है, जहां अपने आप को आपने गाइड करना है, या किसी सिचुएशन में इसको यूटिलाइज करना है, जहां अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहोगे किसी एक्टिविटी में, इसीलिए जिम हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जिम सेफ्टी नहीं लेके आएगा, वो सिंपैथेटिक टोन को स्टिमुलेट करेगा। डांस अगर कोरियोग्राफ्ट है वो हेल्प नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपका माइंड क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा। डांस कौन सा हेल्प करेगा? जो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, कोई लेना देना ही नहीं है उसमें, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, यू हैव टू फ्लो विद द मोमेंट। आपने सिर्फ म्यूजिक के साथ फ्लो करना है, बस विद ब्रेथ उसको फ्लो होने देना है उस चीज को। उसके बाद रेस्ट, सो दैट आपका नर्वस सिस्टम उसको रजिस्टर करे। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप किसी भी एक्टिविटी को इसमें ढाल सकते हो, कोई भी एक्टिविटी इसमें बदल सकती है, और आप अपने जो बॉडी के फेशिया जो टोन है उनको सेटल कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई डीप मसाजेस हेल्प नहीं करेंगी, क्योंकि ये भी सिंपैथेटिक टोन को स्टिमुलेट करेंगी, मगर बहुत जेंटल मूवमेंट ऑन द मसल वो क्या करेगी? इट विल फील सेफ, रिलैक्सेशन आएगी, डीप रिलैक्सेशन आएगी। इज इट मेकिंग सेंस? तो इस चीज को आप याद रखो, इस चीज को एज ए थ्रेड लो, दैट इज सेफ, सेफ्टी। बाकी सब कुछ साधन है जो इसके साथ चलेंगे। अगर ये मिसिंग है, आप कोई भी चीज कर लो, चाहे पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज कर लो, चाहे मेडिटेशन कर लो, चाहे बाकी चीजें कर लो, अगर आपका नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक पे है, सिंपैथेटिक का मतलब क्या है? असुरक्षित है, अलर्ट है, नहीं होएगा, वो चीज अचीव नहीं होगी। अगर वो सेफ है, अगर फॉर एग्जांपल फील कर रहा है पैरासिम्पथेटिक में, तो वो होना शुरू हो जाएगा। तो इस एंगल से भी एक बार अपने आप को सोच के देखो।